गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए हिंदी ग्रामर में चैप्टर 12 है काल। इसके आधे भाग को पहले वीडियो में बताया गया था। काल किसे कहते हैं, काल की परिभाषा, काल के भेद, ये सारी बातों की चर्चा अगली वीडियो में की गई थी। आज आपको हम वर्तमान काल के भेद के बारे में बता रही हूँ। वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहले आप सामान्य वर्तमान काल को समझें कि जो क्रिया सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, और जिस क्रिया में अपूर्णता का बोध होता है कि क्रिया अभी चल रही है वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है, और जिस क्रिया में संदिग्ध होता है, हाँ ना की स्थिति होती है, शायद की स्थिति होती है, वह संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। तो परिभाषिक तौर पर पहले आप इसको समझें कि सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शेर दौड़ता है, अमित गीत गाता है और स्नेहा नाचती है, ये सामान्य वर्तमान है। क्रिया जो है वह चल रही है। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल में हम यहाँ से देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में चल रहे होने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, यह दोनों वाक्य में पहले तो वाक्य की अशुद्धि है कि धोबी कपड़े धो रहे हैं नहीं होगा, धोबी कपड़ा धो रहा है, क्योंकि धोने वाला धोबी जो है वह एक है। तो इससे पता चलता है कि अभी कपड़े धोने का काम जो है वह समाप्त नहीं हो रहा है, वह कार्य चल रहा है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध होता है, हाँ ना का बोध होता है, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद स्कूल बंद होगा, यानी मुझे भी पता नहीं है कि स्कूल बंद है या नहीं। सब्जी वाला आ रहा होगा, यानी हम सोच रहे हैं, हो सकता है वो नहीं भी आ रहा होगा। तो ऐसे क्रिया को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नंबर ग है इसमें भविष्यत काल। भूतकाल को पहले वीडियो में आप समझ गए थे कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान के 3 भेद। यहाँ आप भविष्यत काल को समझें कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे रानी बाजार जाएगी, लड़के क्रिकेट खेलेंगे, यह भविष्यत काल का उदाहरण है। भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्यत काल, जिसका उदाहरण आप समझे कि सामान्य सी बोध होता है कि वह बाजार जाएगी, क्रिकेट खेलेंगे। संभाव्य भविष्यत काल दूसरा है, संभाव्य भविष्यत काल, और तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध होता है
उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वे फल खाएंगे, हम वाराणसी जाएंगे, वर्षा होगी, ऐसा पहले से लोग सोचते हैं। होगी या ना होगी वह बात की बात है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल का मतलब होता है डाउटफुल फ्यूचर सेंटेंस। डाउटफुल फ्यूचर टेंस में क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय की संभावना का बोध होता है, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मैं पास हो जाऊं, संभावना है। शायद पिताजी बाजार जाएं, यह मेरी सोच है। इसलिए इस तरह के वाक्य को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। अब यहाँ कंडीशन से जुड़ी हुई बात है। कंडीशनल फ्यूचर टेंस है। जब भविष्यत काल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। एक क्रिया जो है वह दूसरी क्रिया पर आधारित है। यदि वर्षा बंद हो तो मैं स्कूल जाऊं, यानी मेरे स्कूल जाने का कार्य जो है वह वर्षा पर निर्भर है कि अगर वर्षा खत्म होगी तभी हम स्कूल जा पाएंगे। तो ऐसी क्रिया को हम हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। दूसरा उदाहरण है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य जीत होगी, यानी जीत का होना परिश्रम पर निर्भर करता है। तो यह हेतु मद जो है भविष्यत काल के उदाहरण के अंतर्गत है। कोई भी जब साहित्य की रचना होती है तो वाक्य में काल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ताकि पढ़ने वाले को यह पता चले कि वाक्य के अंतर्गत जो बातें लिखी है होता है, हो रहा है, यानी वर्तमान की बात है। हो गई थी, देखा था, यानी वह क्रिया जो है समाप्त हो गई है, भूतकाल की बात है। और जब वाक्य में कोई बात आने वाली समय का बोध कराता है तो हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया अभी नहीं हुई है, होने वाला है। तो वाक्य में जो इसकी रचना होता है, काल के बोध का जो रचना होता है, उससे बहुत बड़ी बातें सोचने में हमारी मदद मिलती है, वाक्य को दर्शाने में मदद मिलता है। तो हमारे लिए हिंदी व्याकरण का सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यहाँ हम पहले काल को दर्शाए थे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चलता है कि क्रिया किस समय हो रही है, हो गई या होने वाली है, इसी का बोध को हम काल कहते हैं। काल का यहाँ आपको भेद भी बताया गया कि काल के कितने भेद हैं, तो 3 हैं। उदाहरण से समझाया गया। तो हम जब वाक्य में इस तरह की पहचान को स्थायित्व देते हैं, सोच समझ लेते हैं, तब हम बात को जब रखते हैं तब वह जो है वह शुद्ध वाक्य के अंतर्गत आता है। उसमें सटीक निर्णय लेने की क्षमता होती है। अगर हम वाक्य में यह लिखते समय यह लिखें कि मेरी परीक्षा हो गई, यानी हमारी परीक्षा होने वाली है, तो पत्र पढ़ने वाले क्या सोचेंगे कि इसकी परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं है, होने वाली है। कितने ज़्यादा का फर्क पड़ जाता है
सोच में बहुत ज़्यादा का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए समय बोध का ज्ञान कराना, काल के द्वारा जो परिभाषित किया जाता है, अनेक प्रकार के वाक्य से उदाहरण को दिया जाता है, इससे हमें बहुत अधिक सहयोग मिलता है। प्रश्न अभ्यास में जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व करेंगे तो आपको खुद काल का सही रूपांतरण के बारे में स्वतः जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।